एक्सपेंसेस आप ही पे करेंगे। बाय द टाइम मीर जाफर डाइड इन 1765, मीर जाफर 1765 में उनकी डेथ हो जाती है। द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज, अब कंपनी का मूड चेंज हो जाता है। हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब, अब पपेट नवाब के साथ उन्होंने मतलब जितनी भी उनका पपेट नवाब के साथ उनका वर्क बिल्कुल फेल हो जा रहा था। जैसे वो पपेट को अपने तरह से अपने अकॉर्डिंग नहीं चला पा रहे थे। क्लाइव डिक्लेयर, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या डिक्लेयर किया? वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब आर्थर, अब हमें किसी को पपेट को नवाब बनाने की ज़रूरत नहीं है किसी को, अब हम खुद नवाब बनेंगे, अब हम लोग में से ही कोई नवाब बनेगा। आज हम खुद ही नवाब, हमें खुद ही नवाब अब बनना पड़ेगा। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। क्या हुआ? 1765 में जो मुगल एम्परर थी, मुगल एम्परर ने कंपनी को ही बंगाल, प्रोविंस ऑफ बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। प्रोविंस ऑफ मतलब कंपनी को ही दीवान बना दिया, कंपनी को ही बंगाल का दीवान बना दिया। एंड द दीवानी अलाउड द कंपनी, जो द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेस ऑफ बंगाल, और जब दीवानी बन गई कंपनी तो वो क्या करती थी? वास्ट रेवेन्यू रिसोर्स ऑफ बंगाल, वास्ट यूज करती थी, मतलब जितने भी रेवेन्यू आता था वो सब क्या करते थे? अब दीवानी के अंडर में जितने भी रेवेन्यू राज्य से आता था, उन रियासतों से आता था, वो सब किसके अंडर में आने लग गया? वो सब दीवानी के अंडर में आने लग गया था। अब दीवानी का उन पर पूरी तरह से हक था, अब दीवानी का उन पर पूरी तरह से हक था। एंड दिस solved a major problem that the company had earlier faced. ये कंपनी जो मेजर प्रॉब्लम फेस कर रही थी, अब इससे कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि कंपनी को डिपेंड होना पड़ रहा था पपेट पे, नवाबों पे, कि वो उनके रेवेन्यूज, उनके खर्चे उठाए, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो गई कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने ही मतलब कंपनी को ही दीवान बना दिया, तो उनकी मेजर प्रॉब्लम जो इनकम की थी वो बिल्कुल सॉल्व हो गई। अब फ्रॉम द अर्ली 18th century इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपैंडेड, जो उनका व्यापार था इंडिया के साथ वो एक्सपैंड हो गया, जो उनका व्यापार था इंडिया के साथ वो एक्सपैंड हो गया। But it had to buy most of the goods in India. उनका व्यापार बिल्कुल बढ़ गया था, और लेकिन फिर भी उन्हें इंडिया से जब वो सामान खरीदते थे, बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। फिर भी इंडिया का जब वो कुछ सामान परचेज करते थे, जब भी वो इंडिया का कोई सामान खरीदते थे, तो उन्हें क्या करना पड़ता था? ब्रिटेन से उसके बदले में इंडिया को ब्रिटेन से आए गोल्ड और सिल्वर को देना पड़ता था। क्या होता था यहाँ पर कि इंडिया से जब भी वो ट्रेड करते थे तो ब्रिटेन से, उनके पास उस समय दैट टाइम कैश नहीं था, तो वो क्या करते थे कि ब्रिटेन से जितना भी सोना या चांदी होता था वो इंडिया को पे करते थे ट्रेड के बदले में। एंड दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। ये इसलिए होता था कि ब्रिटेन के पास कोई गुड नहीं था कि वो इंडिया में सेल करे, कोई भी ऐसी चीज़ मतलब कोई गुड नहीं था। इसकी ये वजह थी कि ब्रिटेन के पास भारत में सेल करने के लिए कोई चीज़ ही नहीं थी, तो उन्हें वो गोल्ड और सिल्वर को सेल करना पड़ता था, और ये गोल्ड और सिल्वर को उन्हें देना पड़ता था। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, मतलब बैटल ऑफ प्लासी के बाद
जो गोल्ड का आउटफ्लो हो रहा था ब्रिटेन से जो गोल्ड का आउटफ्लो लगातार हो रहा था वो बिल्कुल स्लो हो गया एंड एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द एडम्पशन ऑफ दीवानी और बिल्कुल मतलब स्लो हो गया बैटल ऑफ प्लेसी के बाद। लेकिन जब दीवानी बन गई कंपनी तब तो बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल स्टॉप हो गया ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर आना, बिल्कुल स्टॉप हो गया ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर आना। एंड नाउ रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस, और जो रेवेन्यूज इंडिया से ही उन्हें मिलते थे, जो वो दीवानी से उन्हें मिलते थे, वो अब कंपनी के एक्सपेंसेस के सारा खर्चा उसी से हो जाता था, सारा खर्चा उसी से उनका चल जाता था, क्योंकि अब दीवानी बन गए प्रोविनेंस ऑफ बंगाल, तो उन्हें जितने भी रुपए आते थे अब वो कंपनी के खर्चे यहीं पे बैठे बैठे मतलब कंपनी अपना खर्चा निकाल लेती थी, उन्हें ब्रिटेन से मंगाने की ज़रूरत नहीं थी, और वो इंडिया से जो भी सामान खरीदते थे यहीं के पैसे उनको उन पे दे दिया करते थे। एंड these revenues could be used to purchase cotton, और इन्हीं रेवेन्यू का यूज़, जो बंगाल के रेवेन्यूज का यूज़ था, इन्हीं रेवेन्यू का वो यूज़ करते थे परचेज करने में कॉटन को परचेज करते थे, सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया, कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल को जो वो परचेज करते थे वो इंडिया में जो परचेज करते थे और यहीं के रुपए उन्हें दे देते थे, और इन्हीं के रुपए से वो ये खरीद सकते थे और मेंटेन, और उन्होंने मतलब जो रेवेन्यू इंडिया का ही था उन्हीं के रुपए से वो उनके कॉटन और सिल्क को खरीद रहे थे, और अपनी कंपनी के जो ट्रूप जो सैनिक है उनकी मेंटेनेंस, उनके एक्सपेंसेस का भी खर्चा उठा रहे थे, एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द, जो फोर्ट इकट्ठा जो वो फोर्ट खड़ा कर रहे थे उसकी भी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग भी इंडिया ही इसका खर्चा उठा रही थी, जो ऑफिसर्स का खर्चा था वो भी इंडिया ही उठा रही थी, जो ऑफिसर्स भी बन रहे थे उसका खर्चा भी इंडिया ही उठा रही थी। क्यों? क्योंकि जो दीवानी हमने दे दी थी कंपनी को उसके कारण सारा खर्चा अब इंडिया को ही फेस करना पड़ रहा था, इंडिया को ही उनके सारे खर्चों को फेस करना पड़ रहा था। एंड कंपनी ऑफिशियल बिकम नबूक्स, कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो कंपनी के जो ऑफिसर थे वो नवाब बन बैठे, बिकम नबूक्स मीन्स नवाब को वो नबूक्स कहते थे, नवाब थे तो दैट दे कॉल इट नबूक। द व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब, मतलब कि नवाब बनने का क्या मतलब था, नवाब बनने का क्या मतलब था। इट मीन्स ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी, अगर आप नवाब बन जाते हो इसका एक ही मतलब था कि अगर आप नवाब बन जाते हो तो आपके पास क्या आ जाती है, पावर आ जाती है, अथॉरिटी आ जाती है, पावर आ जाती है और अथॉरिटी आ जाती है। इट मीन्स ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर और अथॉरिटी के लिए उन्हें नवाब, अगर वो नवाब बन जाते तो उन्हें मोर पावर और अथॉरिटी मिल जाती। एंड बट इट ऑल्सो मीन्स समथिंग एल्स, लेकिन इसका मीनिंग कुछ और भी है और इसके कुछ फायदे भी हैं। दैट ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब, जो कंपनी के सर्वेंट थे अब सब सपना देख रहे थे नवाब बनने के और नवाब की तरह जीने के, सब लोग सपना देख रहे थे नवाब बनने के और नवाब की तरह जीने के। एंड ईच कंपनी सर्वेंट, हाँ, after the battle of Plassey, the actual Nawabs of Bengal were forced to give land and vast sum of money as personal gift to company officials। में कि प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ, जो बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल थे, जो नवाब के बंगाल थे, जो असली में नवाब के बंगाल थे, इस बात के लिए उन्हें
फोर्स किया जा रहा था, नवाब ऑफ बंगाल वॉज फोर्स, उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि वो लैंड दे और वास्ट सम ऑफ मनी, वो वास्ट सम ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट टू कंपनी, उन्हें कंपनी को लैंड देना है, मतलब उनको फोर्स कंपनी कर रही थी कि आप हमें लैंड दे और वास्ट सम ऑफ मनी दे एज अ गिफ्ट, आप गिफ्ट में हमें रुपए भी दे और लैंड भी दे, तोहफे के तौर पे जमीन दे और बहुत सारा पैसा दे। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज्ड फॉर्च्यून इन इंडिया, रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में, इंडिया पे, मतलब रॉबर्ट क्लाइव ने इंडिया में रहकर अमेज, मतलब इतनी दौलत उन्होंने कमा ली इंडिया में रह के कि वो जिंदगी भर भी आराम से खाएंगे तो वो दौलत खत्म नहीं होगी। एंड 17 he had come to Madras, now चेन्नई, वो मद्रास आ गए चेन्नई में दोबारा। फ्रॉम इंग्लैंड इन 17, वो उनकी स्टार्टिंग थी कि वो पहले मद्रास आए थे और मद्रास अपना क्या है, चेन्नई। फ्रॉम इंग्लैंड से वो 1743 में वो इंग्लैंड से आए थे एट द एज ऑफ 18 की एज में वो इंग्लैंड से आए थे हमारे मद्रास में। when in 1767 he left India, his 18 fortune was worth $4 lakh, you can say 401,102, 4 lakh something, 4 lakh 1102 rupees something, interestingly means you can say कि जब वो हमारे इंडिया में आए, वो चेन्नई में आए थे फर्स्ट टाइम 1743 और उनकी एज क्या थी, 18, और जब वो इंडिया से जा रहे थे 1767 में, जब वो इंडिया से जा रहे थे तो उनके पास वर्थ मनी था, यू कैन से डॉलर में 4,100,102 था, डॉलर में उनके पास मनी था। इंटरेस्टिंगली when he was appointed governor of Bengal, जब उन्हें अपॉइंट किया गया गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764 में, he was asked to remove corruption in company administration, but he was himself cross-examined in 1772. 1767 में जब वो दो बार he was appointed governor of general, उन्हें 1764 में गवर्नर ऑफ जनरल बना दिया गया। 1764 गवर्नर ऑफ जनरल इन 1764 ही वॉज आस्क्ड, उनसे बोला गया कि आप जो कंपनी में करप्शंस हैं उन्हें आप हटा दें, जो कंपनी में करप्शंस हैं उनको आप रिमूव कर दें, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बट वॉज हिमसेल्फ, लेकिन उनसे खुद क्रॉस एग्जामिन किया गया इन 1772 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनसे क्रॉस एग्जामिन किया, विच वॉज सस्पिशियस ऑफ दिस वास्ट वेल्थ, उनसे क्रॉस एग्जामिन किया कि हम कह रहे हैं कि कंपनी में करप्शन हटा दें, उन्हें गवर्नर जनरल बना दिया गया, उन्हें बंगाल का गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया गया 1764 में, और उनसे कहा गया कि वो कंपनी में करप्शन को हटाए। लेकिन 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सस्पिशियस होके उनसे पूछा, उनसे क्वेश्चन किया कि इतनी वास्ट वेल्थ उनके पास कहाँ से आई, इतनी वास्ट वेल्थ उनके पास कहाँ से आई। Although he was acquitted, he committed suicide in 1774. लेकिन उनको मतलब बली तो एक्विटेड मीन्स कि उनको छोड़ दिया गया, उन पे उनका आरोप जो था वो साबित ना होने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन 1774 में उन्होंने आत्महत्या कर ली। 1774 में उन्होंने क्या किया, आत्महत्या कर ली। बट however, not all company officials succeeded in making money like Clive. मतलब कंपनी के और भी ऑफिसर्स थे लेकिन वो सक्सीड नहीं हो पाए
क्लाइव की तरह अब इतनी दौलत इकट्ठा करने में, इतनी मनी को इकट्ठा करने में। मैनी डाइड इन अर्ली डेथ इन इंडिया, कई लोग तो पहले ही मर गए। मैनी डाइड इन एन अर्ली डेथ इन इंडिया ड्यू टू डिसीज and war, and it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. मीन्स कि कई लोग पहले ही मर गए थे इंडिया में, जो कंपनी के ऑफिसर थे वो पहले ही इंडिया में मर गए थे। किसके द्वारा मरे, मतलब डिसीज हो गया था, और वार में कई लोग पहले ही मर गए थे। और इट वुड नॉट बी राइट, ये राइट नहीं है कि एक करप्टेड है तो आप सबको करप्टेड कहो, सबको डिसऑनेस्ट कहो। मतलब एक पर्सन, अगर एक पर्सन करप्टेड है तो हम सबको करप्शन और सबको डिसऑनेस्ट पर्सन नहीं कह सकते हैं, ये एक रॉन्ग चीज़ है। देन many of them came from humble background, कई लोग एक हम्बल बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करते थे, वो लोग एक साधारण फैमिली से इंडिया में आए थे। एंड देयर अपर मोस्ट डिज़ायर वॉज टू अर्न इनफ इन इंडिया, जो उनका अपर मोस्ट डिज़ायर था अर्न करना इंडिया में। मीन्स कि वो एक साधारण फैमिली से आए थे और उनकी बस एक ही डिज़ायर था कि वो भारत में जाके थोड़ा बहुत ठीक ठाक पैसे कमा लो, भारत में जाके थोड़ा बहुत वो पैसे कमा लो और उसके बाद से वो ब्रिटेन वापस आ जाए और अपनी लाइफ को बहुत आराम से जिए, एक कंफर्टेबल लाइफ को जिए, एक कंफर्टेबल लाइफ को वो जीना स्टार्ट कर दे। Those who managed to return with wealth led fleshy lives and flaunted their riches, मतलब जिन्होंने भी मैनेज किया अपनी दौलत को, वो जो जिंदा रहकर अपनी दौलत को वापस लेकर आए, उन्होंने अपनी लाइफ एक कंफर्टेबल, एक आलीशान की तरह उन्होंने अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट कर दिया, रिच पर्सन की तरह। दे आर कॉल्ड नबूब, उन्हें हमने क्या कहा, नवाब कहा। एंड एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब, इसका मतलब था कि यह एक इंडिया शब्द, इंडिया का वर्ड है नवाब, और जो अगर आप इंग्लिश में इसको बोल रहे हो तो दैट इज नबूब। वहाँ के लोग उन्हें क्या कहने लग गए थे, नवाब कहने लग गए थे। और नवाब एक इंडिया का वर्ड है, भारतीय इंडिया का वर्ड है, का ही अंग्रेजी। और नवाब इंडिया का जो हिंदी वर्ड है, और उसको हम लोग को इंग्लिश में भी दैट कॉल्ड इंडियन वर्ड नवाब है, और उसको हम एंग्लिसाइज्ड वर्जन में भी नवाब कहते थे। एंड या यू कैन से नबूब। दे वर ऑफन सीन एज अपस्टार्स एंड सोशल क्लाइंबर्स इन ब्रिटिश सोसाइटी, उन्हें लोग, मतलब कि वहाँ के जो इंग्लिश लोग थे, उन्हें एक अपस्टार, मतलब एक राजा के तौर पे देख रहे थे, मीन्स कि अमीर की तौर पे देख रहे थे, अमीर। और उनकी जो उनकी सोशल क्लाइंबर्स थे वो भी बढ़ गए थे, मतलब यू कैन से क्लाइंबर हैसियत, जो सोशल हैसियत थी वो भी रातों रात बढ़ गई थी। ब्रिटिश सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट होने लग गई थी और लोग उन्हें अमीर कहने लग गए थे। एंड सोशल क्लाइंबर्स, मतलब रातों रात वो उनकी सोशल हैसियत ज़्यादा बढ़ गई थी तो अमीर कह रहे थे। एंड और उनका जब रातों रात उनके साथ ऐसा हुआ कि रातों रात वो बिल्कुल अमीर बन गए, तो वहाँ के लोग उनका मजाक बनाने लग गए थे और कार्टूनों के द्वारा उनका मजाक बनाया जा रहा था, उड़ाया जा रहा था, मजाक और कार्टूनों के द्वारा उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। ठीक है, दैट इज